हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, हम लोग साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे? बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने डीएनए से रिलेटेड बातें की थी। कल के सेशंस में हमने सारा का सारा पूरा डीएनए से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन रहे थे सारे पॉइंटों पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि डीएनए का क्या होता है फुल फॉर्म, आरएनए का क्या होता है फुल फॉर्म, डीएनए किसका बहुलक होता है, डीएनए किससे बनता है, डीएनए में कौन से एन टू बेस होते हैं, डीएनए के एन टू बेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ऐसी बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने कल बात की थी और बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश भी की थी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे प्री स्टूडेंट हो, तो मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी। चलो, आज के सेशंस में बेटा हमने क्या करते हैं, हम लोग डीएनए का कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डीएनए का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं जीन। तो आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है जीन। देखो, हम हर क्लास में क्या कर रहे हैं कि पहली क्लास, इससे 2-3 दिन पहले की क्लास लवक की थी। लवक पे हमने प्रकाश संश्लेषण का पार्ट छोड़ा, प्रकाश संश्लेषण को कवर किया। प्रकाश संश्लेषण के बाद में हमने केंद्रक को कवर किया। केंद्रक से जुड़ा हुआ पार्ट गुणसूत्र था, गुणसूत्र को कवर किया। गुणसूत्र के बाद में हमने कहा गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं, हमने डीएनए को कवर किया। हमने कहा डीएनए का ही एक कटा हुआ खंड होता है, कौन? जीन। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में, आज की ही क्लास में हम लोग जीन को कवर करेंगे। तो यानी कि हम हर नेक्स्ट क्लास में ऐसा कुछ अस्क जरूर छोड़ के जाते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आए तो पिछली क्लास का पूरा रिवीजन कर लें। आज हमने पढ़ लिया जीन, हमने कहा आज हमने पढ़ लिया डीएनए। डीएनए के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने, पूरी बातों पे एक बार 2 मिनट में लगेंगे, पूरा का पूरा एक बार रिकॉल करेंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए कहां से बनता है? एसपीएन से बनता है। हमने कहा एक न्यूक्लियोसाइड कहां से बनता है? एसएन से बनता है। हमने कहा डीएनए एसपीएन का मतलब शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट। हमने कहा नाइट्रोजनी क्षारक 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। हमने कहा प्यूरिन के कौन पार्ट होते हैं? एजी। और हमने कहा पिरिमिडिन के कौन पार्ट होते हैं? टी और सी। तो हमने इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। हमने बताया था बेटा कि एक प्यारी है, एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से कह रही है, हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ प्यारी जैसे कार्य करती है। तो प्यारी के लिए हमने कहा प्यूरिन। और प्यूरिन का संबंध किससे है? हस्बैंड से। हस्बैंड को वाइफ किस नाम से बुलाती है? एजी के नाम से। तो प्यूरिन के पार्ट एजी हो गए। वो महिला, वो वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही, एजी सुनते हो, अगर कहीं जा रहे हो तो परी की टीसी ले आना। परी उनकी गुड़िया है, तो परी का मतलब प्रीमिडीन, और प्रीमिडीन की टीसी। टीसी किसकी? परी की। तो परी का मतलब टीसी। हमने कहा परी की टीसी का मतलब टी और सी किसके पार्ट हो गए? प्रीमिडीन के पार्ट हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने समझ लिया था। डीएनए आरएनए को डिफरेंस भी जान लिया था कि डीएनए में क्या होता है नाइट्रोजनी क्षारक और आरएनए के अंदर क्या होता है नाइट्रोजनी क्षारक। हमने कहा था इसमें सिर्फ एक चेंजेस होता है, यूरेसिल आ जाता है थाइमीन की जगह। आरएनए के अंदर यूरेसिल का आ जाना होता है, यूरेसिल आ जाता है किसकी जगह? थाइमीन की जगह। तो ऐसी बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने बात की थी और बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश भी की थी। चलो, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग उसी सेशंस का बचा हुआ पार्ट। इसके साथ साथ नए कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, ठीक है? देखो, एक होता है बेटा डीएनए का चारघाप नियम। कौन सा बेटा? कई बार पूछा गया है कि डीएनए का चारघाप नियम क्या होता है। डीएनए का चारघाप नियम जो हमने अभी तक पढ़ा है बेटा, बस उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि डीएनए का चारघाप नियम क्या होता है। तो हमने कहा कि प्यूरिन, हमने कहा ए प्लस जी, ये किसके पार्ट है? बोलो किसके पार्ट है? तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे, प्यूरिन के पार्ट है। हमने कहा टी प्लस सी, ये किसके पार्ट है? प्रीमिडीन के पार्ट है। किसके पार्ट है बेटा? प्रीमिडीन। ये किसके पार्ट है? ये बेटा डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारक है। कौन है? नाइट्रोजनी क्षारक है। हमने कहा ए और जी प्यूरिन के पार्ट है। हमने कहा टी और सी किसके? प्रीमिडीन के पार्ट है। अब हमने कहा ए प्लस जी, टी प्लस सी, ये क्या है? ये है प्यूरिन के पार्ट और ये है प्रीमिडीन के। ए प्लस जी टी बटे टी प्लस सी, ये क्या हो गया? ये हमने इसको बटे के रूप में डिफाइन कर दिया। अब हमने कहा ए को डबल बॉन्ड किससे जोड़ते हैं? ए को डबल बॉन्ड किससे जोड़ते हैं? याद करो, ए को डबल बॉन्ड किससे? टी से। और जी को ट्रिपल बॉन्ड किससे? सी से। जब
सबको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि ये कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा था। ए को डबल बॉन्ड टी और जी को ट्रिपल बॉन्ड सी, और यही होता है हमारे डीएनए का चारघाप नियम, यही होता है हमारे डीएनए का चारघाप नियम। तो देखो यहां से हमने चीजों को कवर कर लिया। हमने कहा डीएनए का चारघाप नियम, हमने कहा ए और जी, ए और जी किसके पार्ट है, प्यूरिन के पार्ट है। ए और जी किसके पार्ट है, प्यूरिन के। टी और सी किसके पार्ट है, प्रीमिडीन के। हमने क्या किया, ए जी, ए प्लस जी बटे टी प्लस सी, और हमने कहा ए को डबल बॉन्ड, ए को डबल बॉन्ड किससे, टी से, और जी को ट्रिपल बॉन्ड किससे, सी से, और यही होता है हमारे डीएनए का चारघाप नियम। तो देखो इस तरीके से हमने डीएनए का बचा हुआ लास्ट पार्ट यहीं पे कवर कर लिया, और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के नए सेशंस को। लगाओ हेडिंग जीन। देखो एक बार थोड़ा सा इधर आओ, एक बार थोड़ा सा इधर आओ कि हम लोगों ने क्या क्या, हमने कहा एक संपूर्ण शरीर को पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना। हमने कहा ये काहे से बनता है, कोशिका से बनता है। हमने कहा कोशिका के अंदर क्या होता है, हमने कहा कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। हमने कहा केंद्रक के अंदर जो मुझे धागे नुमा संरचना दिख रही है, ये क्या है, ये बेटा गुणसूत्र है। क्या है, गुणसूत्र है। ये क्या है बेटा, गुणसूत्र है। हमने कहा गुणसूत्र काहे का बना होता है, हमने कहा गुणसूत्र डीएनए का बना होता है। काहे का बना होता है, डीएनए का। हमने कहा कि डीएनए का ही एक कटा हुआ भाग होता है जीन। कौन बेटा, ये जीन किसका खंड है, ये इसी का कटा हुआ भाग है जीन। कौन, तो देखो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। इसको, ये है हमारी कोशिका, ये है हमारी कोशिका, ये है हमारा केंद्रक। कौन है बेटा, केंद्रक। ये है हमारा गुणसूत्र। कौन है, गुणसूत्र। और ये है हमारा डीएनए। कौन है, डीएनए। हम इसको कवर कर चुके, इसको कवर कर चुके, इसको भी पढ़ चुके, इसको भी पढ़ चुके। आज का हमारा लास्ट पार्ट कौन है बेटा, डीएनए। कौन, जीन। जीन को आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ में और नए चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज का ही ये बचा हुआ पार्ट कौन सा, जीन। जीन पे बात करते हैं। तो देखो ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट के साथ में, बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट के साथ में इन चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। चलो लगाएंगे बेटा आज की नई हेडिंग जीन। लगाओ जीन। देखो क्या होता है जीन, और डिफाइन करते हैं जीन को। क्या होता है जीन, और डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जीन से बनेगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट कि जीन की खोज किसने की, जीन की खोज किसने की। तो बेटा एक जोहानसन नाम के व्यक्ति थे। किस नाम के, जोहानसन। जोहानसन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जीन को खोजने का कार्य किया। जीन डीएनए का ही एक कटा हुआ खंड है, डीएनए का ही खंड है। किसका खंड है बेटा, डीएनए का ही एक खंड है। खंड है या पार्ट भी सी को बोल सकते हैं, यानी कि डीन जीन किसका पार्ट है, डीएनए का ही एक है, क्या है बेटा, पार्ट है। हमने कहा कि ये जीन क्या करता है, ये किसका निर्धारण करता है, ये जीन हमारी बॉडी के अंदर किसका निर्धारण करता है। तो विशेष लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, यही करता है बेटा, विशेष लक्षणों का निर्धारण। विशेष लक्षणों का निर्धारण करता है कौन, जीन। क्या करता है बेटा, विशेष लक्षणों का निर्धारण करता है जीन। जीन का कार्य होता है, देखो जीन का कार्य क्या होता है बेटा, जीन का कार्य होता है विशेष लक्षणों का निर्धारण करना। और पहले एक बार पूरी की पूरी स्लाइड को हम कवर करते हैं, फिर हम बहुत अच्छे लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा अगर हम इसको एक तरीके से और भी ऐसे कह सकते हैं कि जीन वंशागति का वाहक होता है। क्या होता है, वंशागति का वाहक होता है। जीन वंशागति का वाहक होता है। किसका वाहक होता है, वंशागति, यानी कि वंश को आगे बढ़ाने वाला कार्य कौन करता है, हमारा जीन करता है। ठीक है, जीन वंशागति का वाहक होता है, जीन विशेष लक्षणों का निर्धारण करता है, जीन डीएनए का ही खंड है। जीन की डिस्कवरी जोहानसन ने की। किसने की, जोहानसन ने। और यहीं पे एक वर्ड और पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जीन का क्रियाविधि सिद्धांत किसने दिया। कौन सा पॉइंट बेटा, कि जीन का क्रियाविधि सिद्धांत किसने दिया। जीन का क्रियाविधि, जीन का क्रियाविधि सिद्धांत किसने दिया।
तो समझ लेते हैं कि जीन का क्रियाविधि सिद्धांत देने का कार्य किसने किया। चलो इसको भी यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, इसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि जीन का क्रियाविधि सिद्धांत किसने दिया। तो बेटा जीन का क्रियाविधि सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम है जैकब और मोलार्ड। ये दो वैज्ञानिक थे, दो लोगों ने जीन का क्रियाविधि सिद्धांत दिया। कौन? जैकब एवं मोलार्ड। कौन बेटा? मोलार्ड। तो इस तरीके से हमारा यहां पे एक ये पॉइंट हमारा कवर हो गया कि जीन का क्रियाविधि सिद्धांत किसने दिया। जीन का क्रियाविधि सिद्धांत कौन सा बेटा? क्रियाविधि सिद्धांत देने का कार्य किसने किया? जैकब और मोलार्ड ने। जीन की खोज किसने की? जोहानसन ने। किसने की? जोहानसन ने। अब यहीं पे एक और वर्ड आता है कि एक जीन, एक एंजाइम की परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। यहीं पे एक बड़ा पॉइंट, अक्सर पूछा जाने वाला पॉइंट कि एक जीन, एक जीन, एक एंजाइम, एक जीन, एक एंजाइम, एक जीन, एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन, परिकल्पना का, परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। एक जीन, एक जीन, एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो बेटा दो व्यक्ति थे, उन दो व्यक्तियों को भी हम लोग यहीं पे बीडल और टोटम। कौन था बेटा? बीडल और टोटम। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक जीन, बीडल एंड टोटम। कौन से? बीडल एंड टोटम। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किया। किसने किया? बीडल और टोटम ने। तो देखो आओ, हमने कहा कि एक जीन से, एक जीन से एक ही लक्षण निकलता है। एक जीन से एक लक्षण, एक जीन से एक लक्षण बोले, एक एंजाइम बोले, एक प्रोटीन बोले। देखो प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को बनाना। प्रोटीन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को बनाना। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ओब्लिक में, आप लिखना चाहो तो इसको बहुत अच्छे से एक तरफ ओब्लिक में लिख सकते हो। ऐसे आप लिख लो बॉक्स में कि एक जीन, एक जीन एक लक्षण तय करता है। कि एक जीन बेटा कितने लक्षण तय करता है? एक ही लक्षण तय करता है। एक जीन एक ही लक्षण, एक लक्षण तय करता है। क्या है ये? हमारा बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि एक जीन एक लक्षण तय करता है। एक जीन एक लक्षण तय करता है, एक प्रोटीन तय करता है, एक एंजाइम। देखो यहां पे हमने क्या लिख दिया? एक जीन, एक एंजाइम पर कल्पना प्रतिपादन किसने किया? बीडल और टोटम ने। अगर इसकी जगह एक लक्षण लिख दें, एक प्रोटीन लिख दें, एक एंजाइम लिख दें, बात एक ही है कि जब अगर इंसान की बॉडी में एक जीन उत्पन्न होगा तो एक लक्षण तय करेगा, एक प्रोटीन तय करेगा, एक एंजाइम तय करेगा। तो इस तरीके से देखो जीन से जुड़ी हुई हमने कितनी बातें यहां पे डिफाइन कर ली। और मेरे साथ साथ एक बार रिकॉल करना, जीन हमने कहा खोज करने वाले व्यक्ति जोहानसन। हमने कहा जीन डीएनए का ही खंड है, डीएनए का कटा हुआ एक पार्ट है। हमने कहा जीन क्या करता है? ये किसका निर्धारण करता है? विशेष लक्षणों का निर्धारण करता है। हमने कहा जीन वंशागति का वाहक होता है। हमने कहा जीन का क्रियाविधि सिद्धांत, जो जीन है ना उसका क्रियाविधि सिद्धांत किसने दिया? जैकब और मोलार्ड ने दिया। हमने कहा एक जीन एक एंजाइम पर कल्पना का प्रतिपादन किसने किया? बीडल और टोटम ने। चलो और कुछ पॉइंटों पे हम और अच्छी तरीके से गंभीर रूप से चर्चा करते हैं कि जैसे पहला एक ये पॉइंट आया, देखो इसको सबको पता है कि ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए, और हमने कहा इसी का कटा हुआ पार्ट है ये डीएनए का ही खंड है। ये किसका खंड है? डीएनए का। तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किस पर? अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि ये किसका कार्य क्या है? ये विशेष लक्षणों पर निर्धारण करता है। तो भैया बताइए ये विशेष लक्षणों पर निर्धारण कैसे करता है? तो देखो माना, हम लोगों ने माना कि एक ही माता पिता की दो संतानें, एक ही माता पिता की दो संतानें, एक माता एक पिता की दो संतानें, इन दोनों की दो संतानें हैं, एक माता और एक पिता की दो संतानें। एक संतान जो सच में बहुत काबिले तारीफ है, बहुत होशियार है, बड़ा समझदार है, बड़ा शिष्ट है। एक वो बच्चा, एक ही माता पिता से दो संतानें उत्पन्न हुई, एक बच्चा जो परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर रहा है,
जो सच में बहुत मेहनत कर रहा है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, जो सच में बहुत ही सीरियस है लाइफ के प्रति, पढ़ाई के प्रति, जो सच में अपनी मम्मी पापा की हर बात बात मानता है, घर में हर कार्य को करता है, अपने घर को देख के चलता है, और एक उन्हीं मम्मी पापा से एक दूसरी संतान उत्पन्न है जो बेटा घर को ले डूबने में तुला है। ना मम्मी पापा की बात मानता है, ना भाई की बात मानता है, ना कोई कार्य सही से करता है, ना उसको अपने भविष्य की चिंता है, ना उसको अपनी जॉब की चिंता है, ना उसको अपनी मम्मी पापा की चिंता है। यानी कि एक ही मम्मी पापा से दो संतानें उत्पन्न हुई और दोनों में क्या देखा गया, अलग अलग डिफरेंस है। उसकी सोच और उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि एक वो बच्चा जो अपनी माता पिता की सारी आकांक्षाओं के प्रति जी जान लगा के पढ़ाई कर रहा है, वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब जिस दिन पा लूंगा तो अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन कर दूंगा। और एक वो बच्चा जो अपनी मम्मी पापा का बना बनाया हुआ नाम पूरा का पूरा बिगाड़ने में तुला है, आए दिन गंदे लोगों के साथ घूम रहा है, उल्टे सीधे नशा कर रहा है, आए दिन ऐसे कार्य कर रहा है जिनसे उनकी मम्मी पापा की छवि खराब हो रही है। तो बात ये रोल ये है किसका, ये बेटा रोल सारा का सारा काहे का है, जीन का है। काहे का है, जीन का है। उसके वो जीन गंदे जीन है, और जो बच्चा सच में तारी अपने मम्मी पापा की हर बात मान के बहुत मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है, वो उसकी अच्छे जीन है। तो इसका सीधा सा अर्थ कैसा निकल के आया कि इसका कार्य है विशेष लक्षणों का। यानी कि जो अच्छा है उसके विशेष लक्षण है, जो खराब है उसके भी विशेष लक्षण है, खराब वाले। जो अच्छा है उसके पास अच्छे वाले लक्षण है। तो सीधा सा पॉइंट हम याद रखेंगे कि जीन का काम होता है विशेष लक्षणों का निर्धारण करना। एक ही मम्मी पापा से दो संतानें, एक संतान बहुत समझदार है, बहुत शिष्ट है, समाज को देख के चलती है, एक संतान बहुत नालायक है, कुछ भी नहीं मानता है, कोई भी बात सही से नहीं करता है, हर काम उल्टे सीधे करता है। तो यानी कि ये सारे के सारा ये जो कुछ भी रोल है किसका है बेटा, जीन का है। किसका रोल है, जीन का है। हमने कहा ये वंशागति का वाहक होता है। एक माता से और एक पिता से, एक माता से और एक पिता से जब दूसरे संतान की उत्पत्ति, वंशागति यानी कि परिवार को चलाने वाला, एक मम्मी पापा से पुत्र की उत्पत्ति, एक मम्मी पापा से पुत्री की उत्पत्ति, ऐसे प्रोसेस होता है। तो यानी कि एक तरीके का वंशागति का वाहक है, वंशागति का वाहक है। यानी कि ये काहे का, वंशागति का वाहक है। जीन क्या करता है, वंशागति का वाहक है। यानी कि मम्मी के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र संतान में पहुंचे, मम्मी के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र संतान में पहुंचे, ठीक है। फिर उस संतान से आगे ऐसे जनरेशन चलती रहेगी। तो एक तरीके से ये वंशागति का वाहक है। परिवार को आगे चलाने वाला कार्य कौन करता है, परिवार को आगे चलाने का कार्य कौन करता है, ये बेटा जीन करता है। कौन करता है, जीन करता है। तो इस तरीके से बेटा हमने कहा जीन की खोज जोहानसन ने की, जीन डीएनए का ही खंड है, वो चीज हमने समझ ली। जीन विशेष लक्षणों का निर्धारण करता है। परिवार की जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, गुणसूत्र करता है। हमारे दो बड़े ही लॉजिकल पॉइंट, और मुझे लगता है जहां तक मेरी जो सोच है और मेरा दिल जो कहता है वो ये कहता है कि आपको किसी न किसी एग्जाम में इन क्वेश्चनों से भेंट होना ही पड़ेगा। ये ऐसे पॉइंट हैं जो बड़ी मेहनत के बाद में, बड़ी मशक्कत के बाद में आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि जीन का क्रियाविधि सिद्धांत किसने दिया, जैकब और मोलार्ड ने दिया। एक जीन, एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, हमने बताया बीडल और टोटम ने किया। किसने किया, बीडल और टोटम ने किया। तो इस तरीके से जीन से जुड़ी हुई हमने बहुत सारी बातें कर ली। और देखो एक ही स्लाइड में हमने पूरे के पूरे जीन को बहुत अच्छे लेवल पे आपके समक्ष लगा दी, ठीक है। तो देखो ज्यादा कुछ जीन में नहीं पढ़ना है, बस यही मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो अगर जीन से क्वेश्चन बनेगा तो फिर आप यहां से कर ले जाओगे। अब यहीं पे एक बात और क्या बनती है बेटा, देखो आप एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कंटेंट आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपके दिशा दशा दोनों को चेंज करेगा। तो कंटेंट की वैल्यू समझते रहना। हम हर क्लास में आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये मेहनत से निकला हुआ कंटेंट है। कई किताबों का एक जगह मिल रहा है आपको कंटेंट, ये बड़ी बात है। पढ़ाने के लिए कोई भी आता, कोई भी पढ़ा के चला जाता और कोई भी अच्छे अच्छे कंटेंट को लिखा के चला जाता। लेकिन बड़ी बात कौन सी है, बड़ी बात यह है कि हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं आपके माइंड पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्लास में पिछली क्लास का रिवीजन भी करा रहे हैं। तो एक तरीके से हम फ्लो में लेके चल रहे हैं, ना कि उड़ा रहे हैं। हम आपको चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे समझाते हुए चल रहे हैं। देखो एक ही स्लाइड में हमने पूरे के पूरे जीन को डिफाइन कर दिया।
और आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ ही आ गई होंगी। एक जीन एक लक्षण तय करता है, एक जीन एक लक्षण तय करता है, एक जीन एक एंजाइम तय करता है, एक जीन एक प्रोटीन तय करता है। देखो प्रोटीन का काम बेटा क्या होता है, प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि शरीर का निर्माणकारी तत्व है। हमारा ये जो शरीर है ना, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कौन है, इस शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो चाहे एक जीन एक लक्षण बोले, एक एंजाइम बोले, एक प्रोटीन बोले, यहां पे अगर आपसे एक एंजाइम लिख दिया, एक लक्षण लिख दे कि एक लक्षण परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, एक जीन एक प्रोटीन का प्रतिपादन किसने किया, तो हम जरा भी कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा, हम बड़े आसानी से आंसर दे पाएंगे, हम बड़े आसानी से आंसर दे पाएंगे कि एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक लक्षण, एक जीन एक प्रोटीन परिकल्पना का प्रतिपादन बीडल और टोटम ने किया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलो अब हम लोग बेटा बात करते हैं, अब हम लोग बात किस पे करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि एक कृत्रिम जीन, कौन सा कृत्रिम का मतलब एक एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कृत्रिम जीन, कृत्रिम जीन यानी कि आर्टिफिशियल जीन, यानी कि क्या एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या कर दिया, कृत्रिम जीन का संश्लेषण कर दिया, किसका, कृत्रिम जीन को बना के दिखा दिया। कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने वाले व्यक्ति कौन है, कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वो व्यक्ति हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने कृत्रिम जीन का प्रतिपादन कर दिया, किसका, कृत्रिम जीन का प्रतिपादन कर दिया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कृत्रिम जीन बनाकर दिखा दिया। कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखो जीन बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आपका इतने से ही काम चल जाएगा, मुझे पक्का भरोसा है, आप अगर इतने अच्छे से समझ लोगे। जीन का संश्लेषण किसने कर दिया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हमने कहा इसी कार्य के लिए, इसी कृत्रिम जीन को बनाने के लिए इनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कब, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसी कार्य के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसको दिया गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, बोलो बेटा, किसको दिया गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए, कृत्रिम जीन बनाने के लिए, कृत्रिम जीन बनाने के लिए इनको मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। क्या मिला बेटा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। किस लिए मिला इनको, क्योंकि उन्होंने कृत्रिम जीन बना दिया, आर्टिफिशियल जीन बना दिया। क्या कर दिया, कृत्रिम जीन बना के दिखा दिया इन्होंने। और देखो एक माता का गुणसूत्र और एक पिता का गुणसूत्र बच्चे पे पहुंचा, यानी कि वंशागति का वाहक हो गया, यानी कि वंशागति आगे बढ़ रही, तो कौन ले गया, जीन, जीन के माध्यम से। तो देखो कृत्रिम जीन किसने बना दिया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कृत्रिम जीन बनाने का कार्य किसने किया, तो हम बड़ी आसानी से बता पा रहे होंगे कि कृत्रिम जीन बनाने का कार्य डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। हमने कहा ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें इस कार्य के लिए दिया गया। तो एक तरीके से हमने पहले पढ़ लिया, पूरे के पूरे जीन को यहां पे डिफाइन कर लिया, हमने कृत्रिम जीन को भी यहां पे पढ़ लिया। चलो एक नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग और कुछ बातें जीन से जुड़ी हुई कर लेते हैं। और क्या कर लेंगे बेटा, एक होता है जीन सीक्वेंसिंग। क्या, जीन सीक्वेंसिंग। देखो जीन को सीक्वेंस में, जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, जीन सीक्वेंसिंग। ये क्या होता है, अगर वर्ड लिख के आ जाए कि जीन सीक्वेंसिंग क्या है, कि जीन का सीक्वेंसिंग क्या होता है, तो देखो डीएनए में जो क्षार युग्म होता है, डीएनए में जो क्षार युग्म होता है उसका क्रम का क्या करता है, ये उसके क्रम को लगाना, क्रम के पता को लगाना। डीएनए के अंदर जो क्षार युग्म होता है, भाई डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, सबको पता है डीएनए कहां से बनता है, एस बोले तो शर्करा, पी बोले तो फास्फेट और एन बोले तो नाइट्रोजनी क्षारक। तो हमने कहा डीएनए में क्षार युग्म, ऐसे लिख लेंगे, अगर लिखना है ना तो इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लो आप लोग, डीएनए में क्षार युग्म का पता लगाना, डीएनए में क्षार युग्म के
क्रम को पता लगाना क्या कहलाता है? डीएनए में क्षार युग्म के क्रम को पता लगाना क्या कहलाता है? जीन सीक्वेंसिंग। क्या कहलाता है? सीक्वेंसिंग। ठीक है, अगर वर्ड आ जाए कि जीन सीक्वेंसिंग क्या होता है तो डीएनए में क्षार युग्म। भाई डीएनए हमारा कैसे बनता है? एसपीएन से बनता है। एस बोले तो शर्करा, पी बोले तो फास्फेट और एन बोले तो नाइट्रोजनी क्षारक। तो हमने कहा डीएनए में क्षार युग्म, कौन से? क्षार युग्म के क्रम को पता लगाना। क्रम को पता लगाना। देखो ये जीन है का बेटा? डीएनए का ही खंड है, डीएनए का ही कटा हुआ पार्ट है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया कि जीन है क्या बेटा? देखो जीन डीएनए का ही पार्ट है। काहे का पार्ट है? और यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से? हमने कहा डीएनए में क्षार युग्म के क्रम का पता लगाना। क्षार युग्म के क्रम का पता लगाना, क्रम का पता लगाना क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? पता लगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। तो इस तरीके से अगर ऐसे वर्ड हमें दिखेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे, इनसे लड़ेंगे, इनसे लड़ेंगे और इनको करके आएंगे। क्योंकि आपके राघव भैया इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है ऐसे कंटेंट से। हमारा सीधा सा चैलेंज किससे होगा? एग्जामिनर से होगा कि भाई साहब अगर आप में पावर है तो आप क्वेश्चन डालिए, अगर हम में पावर होगी, अगर हम सच में मेहनत कर रहे हैं, सच में अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, सच में डेडिकेशन के साथ में लगे हैं, सच में अथक मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा के पढ़ाई को कर रहे हैं, तो सच में हम उस क्वेश्चन को करके आएंगे। तो ये कंटेंट आपको इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जेटिक, इतना क्लियर विजन के साथ में आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में कार्य करेगा कि इस कंटेंट की वैल्यू आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगी। ठीक है, चलो इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट पे हम लोग और बात करते हैं, जीन मैपिंग। अक्सर सुना होगा कि जीन मैपिंग क्या होता है? जीन मैपिंग, देखो जीन मैपिंग ये क्या होता है? जीन मैपिंग तो हमने कहा कि जीन की गुणसूत्रों पर स्थिति का पता लगाना। कि जो जीन है ना, जीन में जो गुणसूत्र पाए जाएंगे, भाई वंशागति का वाहक यानी कि माता के गुणसूत्र, पिता के गुणसूत्र, क्या है? गुणसूत्र ही तो है। गुणसूत्र डीएनए का, डीएनए जीन है ना, सब एक दूसरे से सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। तो जीन की गुणसूत्रों का यानी कि जीन के अंदर जो गुणसूत्र है उनकी स्थिति का पता लगाना जीन मैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन में गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाना क्या कहलाता है बेटा? जीन मैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन मैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन मैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन मैपिंग कहलाता है। तो देखो हमने बताया कि जीन के जो गुणसूत्र हैं, जीन के गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाना। काहे का बेटा? स्थिति का पता लगाना। जीन के गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाना, स्थिति का पता लगाना। जीन में जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाना जीन मैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन मैपिंग कहलाता है। तो इस तरीके से जीन सीक्वेंसिंग, डीएनए में क्षार युग्म के क्रम का पता लगाना। काहे का? डीएनए में उपस्थित क्षार युग्म के क्रम का पता लगाना जीन सीक्वेंसिंग। देखो सीक्वेंस नहीं कहते, सीक्वेंस में खड़े हो, एक साथ नहीं, सीक्वेंस में खड़े हो। एक दो, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, यानी क्या? एक सीक्वेंस। हमने कहा डीएनए में जो क्षार युग्म है, जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं, उनके क्रम का पता लगाना जीन सीक्वेंसिंग होता है। हमने कहा जीन मैपिंग क्या होता है? हमने इसको भी डिफाइन कर लिया कि जीन में गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाना, कि कहां पे कौन सा गुणसूत्र स्थित है उसकी पता लगाना जीन मैपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? उनकी स्थिति का पता लगाना जीन मैपिंग कहलाता है। तो यहां पे बात होगी क्रम पे, क्रम का पता लगाना, और यहां पे बात होगी स्थिति का पता लगाना, गुणसूत्रों की स्थिति का पता लगाना और यहां क्षार युग्म के क्रम का पता लगाना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे यहां से कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमने जीन को एग्जाम ओरिएंट तरीके से हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। देखो एक बात आप मेरी हमेशा याद रखना, एक बात आप हमेशा याद रखना, वो कहते हैं ना कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर व्यक्ति ने ठाना है ना,
तो मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आपने भाई साहब ये कलम और ये कॉपी उठाई है ना, तो लिख दो क्रांति, हम तो कहते हैं। अगर सच में उठाया है, सच में गवर्नमेंट जॉब के प्रति आपकी जिज्ञासा है, आपको ललक है, आपको लालसा है, तो फिर लिख दो क्रांति। क्यों नहीं लिखते हो क्रांति? मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा जिन्होंने सिर्फ सोचा है, जो घर से नहीं निकलना चाहते हैं। आप तो भाई घर से निकले भी हो, बैग भी उठाए हो, लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हो, कलम भी आपके पास है, किताब भी आपके पास है, तो क्यों नहीं लिख देते हो क्रांति? लिख दो एक बार क्रांति, गवर्नमेंट जॉब की क्रांति। लगा दो अपनी जी जान, रात दिन एक कर दो अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने एम के लिए। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मेहनत भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए कि सच में आप वास्तव में इसके लायक हो। आपको चाहिए ग्रुप डी, तो फिर ला के दिखाओ, ला के दिखाओ। तो इस लेवल की और जो इंसान घर से निकला ही नहीं, तो वो कैसे, वो किस मुंह से एक्सेप्टेशन करेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? जो इंसान घर से निकला ही नहीं, जिसने कॉपी भी नहीं उठाई, कलम भी नहीं उठाई, वो कैसे अपेक्षा कर सकता है कि हम क्रांति लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि मिली जाएगी मंजिल भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कहते ना, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो अगर आप गिर रहे हो, तो सच में आप एक न एक दिन बहुत बड़ा बनकर उठोगे। इस बात को आप अपने जहन में उतार लेना कि आज आप अगर आज गिर रहे हो ना, तो एक दिन आपको बहुत बड़ा बनाएगा। आज गिर जाओगे तो उठने का एहसास होगा और उठकर इतना बड़ा आदमी बनोगे कि आने वाला वक्त आपको बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जीन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। देखो, क्लास भले ही छोटी है, लेकिन क्लास का आउटपुट क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मैटर करता है। देखो, क्लास में हमने डीएनए का बचा हुआ पार्ट, डीएनए का 4 घात नियम पढ़ लिया, हमने जीन को डिफाइन करना, हमने जीन को डिफाइन कर लिया, हमने कृत्रिम जीन की बात की, कृत्रिम जीन को डिफाइन कर लिया, हमने जीन सीक्वेंसिंग की बात की, जीन सीक्वेंसिंग को भी हमने कवर कर लिया। तो और हमने बेटा जीन मैपिंग की बात की, उसको भी कवर कर लिया। तो इस तरीके से आज हम अपनी क्लास को भले ही छोटी रखेंगे, लेकिन हमने आपको पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट, जीन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट सारा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हमने कवर करा दिया। तो चलो ठीक है, तो फिर आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई पे ख्याल रखो, अपना और अपनों का भी ख्याल रखो। क्लास से जाते जाते हम आपसे 2 बातें कहना चाहेंगे कि बेटा अगर क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो, हम कहते नहीं है रोज रोज, लेकिन आपसे अगर कह रहे हैं तो मेरी भी कुछ बातें मान लिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स जरूर करना। कमेंट्स ही आपका मेरे लिए मोटिवेशन जैसा कार्य करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।